नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी विपक्ष के निशाने पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त की, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया के बड़े दाव की, देखेंगे संसद में विपक्ष के हल्ला बोल को, महाराष्ट्र चुनाव में धांधली पर इंडिया के सवालों को, जानेंगे क्यों गडकरी के निशाने पर आए मोदी और शाह, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में वोट चोरी की साजिश का दावा। कांग्रेस बोली चुनाव से पहले जोड़े गए 16 लाख वोट, चुनाव आयोग पर रिकॉर्ड छुपाने का लगाया आरोप। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा दावा, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने मोदी, चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद करके पीएम को जिताया। बीजेपी नीतीश कुमार का कर रही इस्तेमाल, चुनाव के बाद हटाने की तैयारी, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के बयान ने बढ़ाई एनडीए की मुश्किलें। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 370 अंकों की बढ़त के साथ 81,644 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 103 अंकों के उछाल के साथ 24,980 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी घबरा गई है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के हमले बेहद तीखे होते जा रहे हैं। अब उन्होंने पीएम मोदी से लेकर चुनाव आयोग तक को चुनौती दे दी है कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। बिहार के साथ दिल्ली में भी सरकार बदलेगी और तीनों चुनाव आयुक्तों पर कार्रवाई होगी। तो कैसे बिहार में एनडीए के हाथ से फिसल रही है बाजी, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। खासकर ज्ञानेश कुमार पूरे विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने तेवर को सख्त करते हुए कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनी तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। तो वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ज्ञानेश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने ही बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्र को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। दोनों ने ही केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो साफ साफ ऐलान किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब बिहार चुनाव से पहले विपक्ष के इतने बड़े ऐलान ने सियासत को गरमा दिया। साथ ही राहुल गांधी के ऐलान ने तो चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों की नींद ही उड़ा दी। वहीं नवादा पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश के चुनाव चुराए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने करीब 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। हमने चुनाव आयोग से पूछा ये 1 करोड़ नए वोटर कौन हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। हमने वीडियोग्राफी मांगी तो कानून बदल दिया। अब बिहार में एसआईआर के नाम पर बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, हम इन्हें वोट चोरी करने नहीं देंगे। यानी विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि एसआईआर और वोट चोरी का मामला सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चुनावी मुद्दा बनने वाला है। चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है, तो सवाल इस पर भी बने हुए हैं कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसके लिए चुनावों की तैयारी भी तेज हो गई है। एनडीए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है और अब इंडिया ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इस बार दोनों पक्षों में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो कौन होगा इंडिया का उम्मीदवार जो एनडीए को देगा टक्कर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। गठबंधन ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इस घोषणा के साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव अब बेहद रोमांचक मोड में पहुंच गया है। साथ ही ये प्रतिष्ठापूर्ण मुकाबला बनने जा रहा है। 79 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। और खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। सुदर्शन रेड्डी के नाम के ऐलान से एनडीए के अंदर खलबली मच गई है। फूट की संभावना बढ़ गई है। खास तौर पर चंद्रबाबू नायडू को लेकर पहले से ही खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी से नाराज हैं। नायडू राहुल के संपर्क में बताए जा रहे हैं।
ऐसे में इंडिया गठबंधन ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। इंडिया ने सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाकर अब एक बड़ा कार्ड चल दिया है, जिसके चलते नायडू और जनसेना के पवन कल्याण के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। एनडीए को आंध्र और तमिल में भारी नुकसान हो सकता है। इंडिया की रणनीति ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है, तो संसद में भी मोदी सरकार परेशानी में दिखाई दे रही है। संसद में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया। विपक्ष के विरोध की वजह से संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही नहीं चल पाई। तो क्या कुछ रहा पूरा घटनाक्रम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा देखा गया। विपक्ष ने एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। सभी के हाथों में बैनर और पोस्टर नजर आया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की फोटो के साथ लिखा था वोट चोर। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के विरोध की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही मुश्किल से 5 मिनट ही चली। उधर लोकसभा में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। यहाँ भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने विरोध दर्ज कराते हुए नारेबाजी की। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन विपक्ष का विरोध नहीं थमा। आखिर में कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन के बाहर तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने किसानों के लिए यूरिया रिलीज करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इसके बाद 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू की गई, लेकिन सिर्फ 15 मिनट की कार्यवाही के बाद लोकसभा 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में मोदी सरकार घिर गई है, तो चुनाव आयोग और बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली को लेकर इंडिया की तरफ से लगातार तीखे हमले किए जा रहे हैं। इस बीच तमाम सर्वे एजेंसियों के डेटा भी सामने आ रहे हैं, जिनमें दावे हो रहे हैं कि चुनाव नतीजे संदिग्ध थे। लेकिन अब इन एजेंसियों को भी डर लगने लगा है। अपने दावे से पैर पीछे खींच रहे हैं। सरकार के खिलाफ बात कही, उस पर माफी मांग रहे हैं। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या अब बोलने की आजादी भी नहीं रही है। राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर तीखे हमले कर रहे हैं। चुनाव आयोग के डेटा को ही सामने रखकर विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर 6 महीने में ही 50 लाख वोट कैसे बढ़ गए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि विधानसभा चुनाव के समय जिन सीटों पर वोटों में धांधली के सबसे ज्यादा आरोप इंडिया ने लगाए, चुनाव नतीजों में साफ दिखाई दिया कि उनमें से लगभग सभी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर तमाम सर्वे एजेंसियों ने भी अपने आंकड़े जारी किए थे, जिसमें कांटे की टक्कर दिखाई दी थी। तो सीएसडीएस के चुनाव से पहले हुए लगभग हर सर्वे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जीत बताई गई थी। लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आए तो उसमें एनडीए को जीत ही नहीं मिली, बल्कि महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी जीत एनडीए के हिस्से में चली गई। चुनाव नतीजों को लेकर सीएसडीएस की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। सीएसडीएस के कोऑर्डिनेटर संजय कुमार ने दावा किया था, महाराष्ट्र की रामटेक विधानसभा नंबर 59 में लोकसभा चुनाव के वक्त कुल 4,66,203 वोटर थे, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान ये संख्या घटकर केवल 2,86,931 रह गई। ऐसे में दोनों चुनाव के बीच वोटरों की संख्या 38% तक कम हो गई। संजय कुमार ने एक और दावा किया था कि देवलाली विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान 4,56,072 वोटर थे, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान मात्र 2,88,141 ही रह गए। ऐसे में 36% वोटर कम हो गए और ये दोनों ही सीटें बीजेपी के पाले में चली गई थी। संजय कुमार के दावे को लेकर इंडिया गठबंधन ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन अब अचानक ये संजय कुमार का ट्वीट डिलीट हो गया है और उन्होंने अपने ट्वीट को लेकर माफी भी मांग ली है। इंडिया गठबंधन का दावा है कि संजय कुमार सरकार के दबाव में झुक गए और इसी के चलते उन्होंने माफी मांगी। संजय कुमार ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो और तेज हो गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे सवालों में बने हुए हैं, जिससे बीजेपी टेंशन में है। तो बीजेपी की टेंशन गडकरी के बयान ने भी बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है, जो पीएम मोदी पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। उनके बयान ने खलबली मचा दी है। तो क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयानों ने एक बार फिर मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने चुनौती भरे स्वर में कहा है कि कोई कुछ भी कर ले, पर मुझे पार्टी के कार्यकर्ता पद से कोई नहीं हटा सकता। दरअसल बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है।
इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कब करेगी। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात है, कोई कुछ भी कर ले पर मुझे पार्टी के कार्यकर्ता पद से कोई हटा नहीं सकता। मैं अपनी विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। मुझे किसी भी पद का मोह नहीं है। अपने विचार और सिद्धांतों को मैं बड़ा मानता हूं। प्रधानमंत्री बनना हो तब भी मैं अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करूंगा। ये पद कोई मुझसे नहीं छीन सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। गडकरी के बयान ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय समिति में उन्हें जगह नहीं मिलने के चलते अब उन्होंने ये अप्रत्यक्ष तंज मोदी और शाह पर कसा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई उन्हें हटा नहीं सकता। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी गडकरी कई बार अपनी ही सरकार पर निशाना साध चुके हैं और अब एक बार फिर गडकरी के हमले ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। नितिन गडकरी के बयान ने बहस छेड़ दी है, तो बहस सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी छिड़ी हुई है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन तय की जा सकती है। इस सवाल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद सुप्रीम कोर्ट से राय मांग ली। इस मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई गवाई ने कहा कि हम अपनी राय तो बदल सकते हैं, लेकिन फैसला नहीं। तो क्यों सीजेआई ने कही ये बात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि कोर्ट ये राय दे सकता है कि कोई फैसला सही नहीं है, लेकिन इससे पुराना फैसला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। हम यहाँ सलाह या राय देने की स्थिति में हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही किसी फैसले के खिलाफ हम अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर नहीं बैठे हैं। सीजेआई की ये टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की याचिका पर आए सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को लेकर आई है। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को राज्य सरकार के बिल पास नहीं करने को लेकर फटकार लगाई थी। साथ ही राज्यपाल और राष्ट्रपति को किसी भी बिल पर 3 महीने के अंदर फैसला लेने की डेडलाइन दी थी, जिस पर बवाल मच गया। बीजेपी के नेताओं ने यहां तक कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस पर सवाल उठाए। ये तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट नहीं बनना चाहिए। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी कि क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल विधेयकों पर फैसला लेने में अनिश्चित काल तक देरी कर सकते हैं या कोई समय सीमा तय की जा सकती है। हालांकि राष्ट्रपति की इस रेफरेंस पर केरल और तमिलनाडु की सरकार ने विरोध किया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आर्टिकल 143 के तहत कोर्ट से राय मांगना गलत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि राय को बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर जो फैसला दिया था उसे बदला नहीं जा सकता। और बुलेटिन के आखिर में बात ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अब उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और तमाम यूरोपीय नेताओं से हुई। इस दौरान जेलेंस्की ने जहां युद्ध विराम पर जोर दिया, तो वहीं यूरोपीय देशों ने रूस की शर्तों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसके बाद सीज फायर की संभावना और दूर होती नजर आ रही है। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कवायद जोर शोर से चल रही है। इसी सिलसिले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और युद्ध रोकने के लिए तमाम शर्तों पर चर्चा की। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन को रूस की शर्तें मान लेनी चाहिए, तब ये जंग रुक जाएगी। लेकिन जेलेंस्की ने ट्रंप के आगे ही शर्तें रख दी। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी, अपनी सेना बढ़ाने की आजादी देनी होगी और शांति बहाली के बाद वो देश में चुनाव कराएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन शर्तों को पुतिन की मंजूरी मिलेगी। ट्रंप के लिए इसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। यूरोपीय देशों ने तो रूस की शर्तों को पूरी तरह से खारिज ही कर दिया है। जेलेंस्की से बैठक के बाद जब ट्रंप ने जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय संघ के नेताओं और नाटो के महासचिव के साथ बैठक की, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि यूक्रेन रूस को अपनी जमीन नहीं देगा। यूरोपीय नेताओं ने साफ कहा कि युद्ध विराम समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता और सैन्य शक्ति से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूक्रेन से डोनबास छोड़ने की रूस की मांग को ठुकराते हुए कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अमेरिका से फ्लोरिडा छोड़ने के लिए कहा जाए, जिसके बाद युद्ध विराम की ये कोशिश भी फेल होती नजर आ रही है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि सीज फायर मुमकिन है अगर जेलेंस्की और पुतिन के साथ उनकी त्रिपक्षीय मुलाकात हो जाए। लेकिन क्या पुतिन जेलेंस्की के साथ एक मंच पर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।